वेलकम टू प्रवीण एकेडमी। और इंडियन पॉलिटी का ये हमारा चौथा लेक्चर है। इसमें हम संविधान की प्रस्तावना के बारे में देखेंगे और कुछ संविधान के स्रोतों के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं संविधान की प्रस्तावना के बारे में थोड़ा सा। तो सबसे पहले कि प्रस्तावना सबसे पहले कहाँ शामिल की गई, तो सबसे पहले ये अमेरिका के संविधान में शामिल की गई थी प्रस्तावना। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको हमें याद रखना है कि सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। इसके अलावा संविधान का परिचय पत्र, ये किसने कहा था प्रस्तावना को, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था, तो इसको भी याद रखना है, पूछा जा चुका है। और ये किस पर आधारित है, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था उस पर ये आधारित है। इसके अलावा इसमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संशोधन किया गया था और उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए याद रखना है कौन सा अमेंडमेंट था और ये कब हुआ था और उसमें कौन से शब्द जोड़े गए थे। इसके अलावा संविधान की प्रस्तावना की विषय वस्तु की बात करते हैं। इसको बहुत अच्छे से एक एक शब्द इसका याद कर सकते हैं, तो बिल्कुल याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। शुरुआत से ही हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, क्वेश्चन में स्वतंत्रता रख देता है, तो ये बात ध्यान रखनी है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हमें प्रस्तावना के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके अलावा विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, ये भी याद रखना है कि किसकी स्वतंत्रता हमें प्रदान करता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। इसके अलावा समता की बात की गई है इसमें, किसकी समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला और बंधुत्व को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो यहाँ पे इससे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वो शब्दों का क्रम क्या है, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, इस क्रम को याद रखना है, इससे क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा प्रस्तावना के तत्वों की बात करते हैं कि प्रस्तावना में कौन से तत्व हैं। तो प्रस्तावना में मूल रूप से 4 मूल तत्व हैं, वो कौन से हैं। संविधान के अधिकार का स्रोत, सबसे पहले मैंने अभी जब इसको पढ़ा तो सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ कि हम भारत के लोग भारत को, तो जो संविधान है इसको शक्ति कहाँ से प्राप्त हो रही है, भारत के लोगों से। तो ये संविधान के जो प्रस्तावना है वो संविधान के अधिकार का स्रोत है। दूसरी, भारत की प्रकृति, इससे हमें क्या पता चलता है भारत की प्रकृति के बारे में, कैसे, यह इसमें लिख बताता है कि संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तो ये इससे इसकी प्रकृति पता चलती है कि हम कैसी राज्य व्यवस्था वाला देश बनाना चाहते हैं, तो हमारे प्रस्तावना से ही बात पता चलती है। इसके अलावा तीसरा तत्व है संविधान के उद्देश्य। तो इसके उद्देश्य क्या क्या हैं, मैंने पढ़ा कि किस तरीके से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात इसमें की गई है। इसके अलावा विश्वास, धर्म, उपासना आदि की स्वतंत्रता की बात की गई है, समता की बात की गई है और बंधुत्व बढ़ाने की बात की गई है। तो संविधान के ये उद्देश्य हैं। इसके अलावा संविधान लागू होने की तिथि हमें इससे पता चलती है कि वो क्या थी, 26 नवंबर 1949 थी। इसके अलावा प्रस्तावना में कौन कौन से मुख्य शब्द हैं जो हम लोगों ने अभी देखे, इनके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले कौन कौन से शब्द हैं ये देख लेते हैं। संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, तो इन सारे शब्दों को डिटेल से समझेंगे।
तो सबसे पहले देखते हैं संप्रभुता से क्या मतलब है। इसका आशय ये है कि भारत किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है, इसके ऊपर कोई और शक्ति नहीं है, ये अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। संप्रभुता से ये मतलब हुआ। इसके अलावा समाजवादी दूसरा शब्द है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से समाजवादी शब्द इसमें जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्ष और अखंडता भी जोड़े गए थे, तो समाजवादी जो शब्द जोड़ा गया, हालांकि ऐसा नहीं कि समाजवादी लक्षण इसके पहले इसमें विद्यमान नहीं थे। जैसे नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में समाजवादी लक्षण पहले से इसमें मौजूद थे, लेकिन फिर भी उनको और स्पष्ट किया गया है। इसके अलावा एक बात और ध्यान देने वाली है कि जो भारतीय समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद। जो साम्यवादी समाजवाद है वो कैसा है? राज्याश्रित समाजवाद है, जिसमें जो उत्पादन और वितरण के साधन हैं उन सबका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है और निजी संपत्ति को समाप्त कर दिया जाता है। इसके अलावा जो लोकतांत्रिक समाजवाद है हमारे यहाँ, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करता है, जिसमें निजी और सरकारी क्षेत्र दोनों साथ साथ में काम करते हैं। इसके अलावा जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कहता है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना है। ये हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। इसके अलावा भारतीय समाजवाद के बारे में कहा गया है कि ये मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है, जिसमें गांधीवादी समाजवाद की ओर झुकाव ज़्यादा है। तो जो भारतीय समाजवाद है और मार्क्सवाद है और गांधीवाद किस तरीके से इनसे संबंधित है। मार्क्सवाद के अनुसार कि जो असमानता है समाज में उसका कारण क्या है? संपत्ति। तो संपत्ति को, उसका जो निजीकरण है उसको समाप्त कर दिया जाए, यानी जो संपूर्ण जो है संपत्ति है उस पर किसका अधिकार हो जाना चाहिए? समुदाय का अधिकार हो जाना चाहिए। इसके अलावा जो भारतीय समाजवाद है उसके अनुसार जब गांधी जी इसमें बात करते हैं समाजवाद की, तो वो स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, जो झुकाव में ज़्यादा दिखाई पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों को ही बढ़ावा दिया गया। इसके अलावा धर्मनिरपेक्ष एक शब्द और है इसमें, इसकी बात करें तो इसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। अभी मैंने पीछे बात की थी कि 3 शब्द जोड़े गए थे, तो ये उसमें ये भी जोड़ा गया था। हालांकि इस शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे हमारे संविधान में आर्टिकल्स मौजूद हैं जिनमें साफ साफ ये बात पता चलती है कि हमारा जो धर्म संविधान है वो कैसा है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है हमारा देश। तो जैसे अनुच्छेद 25 से 28 इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जोड़ा गया है, अर्थात हमारे देश में जो धर्म है सभी धर्म कैसे हैं? समान हैं और उन्हें सभी को समान समर्थन या बढ़ावा सरकार की ओर से दिया जाता है। इसके अलावा लोकतांत्रिक शब्द की बात की गई है इसमें। तो लोकतांत्रिक, इससे क्या मतलब है? लोकतांत्रिक से मतलब ये हुआ कि जो है ये किस पर आधारित है? जनता की शक्ति पर आधारित है, यानी जो सर्वोच्च शक्ति है वो किसके पास है? जनता के पास है। और लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है। कौन सा? पहला एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं, और उदाहरण इसका क्या है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का? स्विट्जरलैंड। हालांकि ये छोटे देशों में ही संभव है,
बड़े देशों में इसको लागू कर पाना बहुत ही मुश्किल है प्रत्यक्ष लोकतंत्र को। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के इसमें 4 मुख्य औजार बताए गए हैं। पहला परिप्रेक्षा जैसे रेफरेंडम, दूसरा इनिशिएटिव, और तीसरा रिकॉल, और चौथा जनमत संग्रह। तो इसमें रेफरेंडम की बात करते हैं कि रेफरेंडम क्या होता है। तो जैसे विधायिका ने कोई विधि बना दी, अब इसके बाद उसको जनता के लिए रखा जाता है कि उसका इस पर क्या मत है। तो जिस पर डिसीजन होगा फाइनली वो किसका होगा, जनता का होगा। तो ये होता है रेफरेंडम। और वहीं जो जनमत संग्रह है, जनमत संग्रह में ये बाइंडिंग नहीं है सरकार के ऊपर कि वो जनता की बात को माने। इसमें केवल उसके ओपिनियन के लिए कोई विधि बनाई है अगर, तो उस जनता के ओपिनियन के लिए रखा जाता है। तो ये होता है जनमत संग्रह। इसके अलावा रिकॉल, रिकॉल के तहत ये है कि अगर मैंने कोई जनप्रतिनिधि चुना है और हमारी वो अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतर रहा है तो हम उसको वापस बुला सकते हैं। ये है रिकॉल। इसके अलावा इनिशिएटिव, इनिशिएटिव से मतलब ये है कि कोई विधि है, जरूरी नहीं है कि वो विधायिका के द्वारा शुरू की जाए, जनता के द्वारा भी इसकी पहल की जा सकती है और जनता कह सकती है कि ये विधि बनाई जाए। तो ये है इनिशिएटिव। और ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र में काफ़ी हद तक संभव हो पाता है, जिसमें छोटे छोटे देश हैं उन्हीं में ऐसी विधियाँ लागू हो पाती हैं। बड़े देशों में ये व्यवस्था बहुत जटिल हो जाती है। वहीं दूसरी ओर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो प्रतिनिधि होता है लोगों के द्वारा चुना गया होता है, प्रतिनिधि के माध्यम से शासन होता है। जबकि प्रत्यक्ष में जनता सीधे शासन कर रही थी, वो विधि भी बना रही थी, इनिशिएट भी कर रही थी विधि के लिए और वापस भी बुला सकती थी। तो एक प्रकार से प्रत्यक्ष शासन कर रही थी। जबकि प्रतिनिधि वाले में ऐसा नहीं है। जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं वही सरकार चलाते हैं, वही कानूनों का निर्माण करते हैं। तो इसलिए इसको प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं। और ये संसदीय भी हो सकता है और राष्ट्रपति के अधीन भी हो सकता है। भारतीय संविधान की बात करें तो इसमें प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है, जिसमें जो कार्यपालिका होती है अपनी सभी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जिम्मेदार होती है, जवाबदेह होती है। इसमें वयस्क मताधिकार होता है, समय समय पर चुनाव होते हैं और कानून की सर्वोच्चता होती है। इसके अलावा न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लक्षण हैं। संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें लोकतांत्रिक शब्द के इस्तेमाल की बात करें तो काफ़ी बृहद रूप से किया गया है, जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र की बात की गई है बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को भी इसमें शामिल किया गया है। इसी संदर्भ में अंबेडकर जी ने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र ना हो। तो सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ क्या है और यह क्या है? तो सामाजिक लोकतंत्र के तहत यह वह जीवन शैली है जो स्वाधीनता, समानता तथा भ्रातृत्व को मान्यता देती है और ये आपस में मिलकर एक त्रयी की रचना करते हैं। इनके बिना जो लोकतंत्र है उसका उद्देश्य सफल नहीं हो सकता है। इसी संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने भी 1997 में व्यवस्था दी कि संविधान एक समत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का लक्ष्य रखता है, जिससे कि प्रत्येक नागरिक को भारत गणराज्य के सामाजिक सर्व आर्थिक लोकतंत्र में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किया जा सके। इसके अलावा गणतंत्र शब्द का इस्तेमाल हुआ है। गणतंत्र का क्या मतलब होता है? तो जो लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाले देश हैं उनको 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, एक राजशाही और दूसरा गणतंत्र। राजशाही से मतलब क्या हुआ? जहाँ पर जो राज्य का प्रमुख होगा वो वंशानुगत होगा अर्थात राजा या रानी होगा। वहीं जो गणतंत्र होगा उसमें राज्य का जो प्रमुख होगा, जैसे भारत की बात करें गणतंत्र है तो यहाँ पर हमारा जो राष्ट्र प्रमुख है अर्थात राष्ट्रपति वो चुना हुआ है। तो इस तरीके से जहाँ चुना हुआ राष्ट्र प्रमुख होता है वो गणतंत्र होता है।
इसके अलावा भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें गणतंत्र का अर्थ भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है। वहाँ पे स्पष्ट रूप से यही लिखा हुआ है और उसका चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इसके अलावा गणतंत्र में क्या चीज़ें शामिल हैं उसकी बात करते हैं। तो पहली यह कि जो राजनीतिक संप्रभुता है वो किसी एक व्यक्ति में नहीं होती है बल्कि जनता के हाथों में होती है। दूसरी, कोई विशेषाधिकार वर्ग नहीं होता है। गणतंत्र में ये 2 बातें शामिल होती हैं। अर्थात जो भी सार्वजनिक कार्यालय हैं वो बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों के लिए खुले होंगे। इसके अलावा न्याय शब्द की बात की गई है प्रस्तावना में, तो मैंने इसमें पढ़ा हुआ था अभी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इसकी बात की गई है। ये शब्द उसमें दिए गए हैं। तो इनकी सुरक्षा कैसे की जाती है, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत इत्यादि के जरिए लोगों को न्याय की व्यवस्था की जाती है ताकि उन तक न्याय पहुंच सके। तो बात करते हैं कि सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है। यहाँ पे हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म और लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार करना। इसके अलावा समाज में किसी वर्ग विशेष के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति और अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना। वास्तव में ये क्या है, सामाजिक न्याय का अर्थ है। इसके अलावा आर्थिक न्याय के अर्थ की बात करें तो आर्थिक कारणों के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये आर्थिक न्याय हो गया। इसमें आय, संपदा आदि की असमानता को दूर करना शामिल होगा। इसके अलावा अनुपाती न्याय क्या होता है? सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का जो मिला जुला रूप होता है उसको अनुपाती न्याय कहते हैं। इसके अलावा राजनीतिक न्याय की भी इसमें बात की गई है प्रस्तावना में। इसका क्या अर्थ है? जो हर व्यक्ति है उसको समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वो राजनीतिक दफ्तर में उसके प्रवेश की बात हो या फिर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का मामला हो। तो ये राजनीतिक न्याय हुआ। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के जो ये तत्व हैं इनको लिया कहाँ से गया है? 1917 की रूस की क्रांति से लिया गया है। इसके बाद स्वतंत्रता की बात इसमें की गई है। स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? अगर शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो इसके हिसाब से लोगों की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति तथा साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना। हालांकि किसी भी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति ये काफ़ी वेग हो जाएगा और इसमें काफ़ी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए युक्त प्रतिबंध हमारे संविधान में इसके लिए लगाए गए हैं। पूर्ण रूप में स्वतंत्रता नहीं होती है कुछ भी करने के लिए। इसके अलावा प्रस्तावना मौलिक अधिकारों के जरिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुरक्षित करती है। अगर इनका हनन होता है तो आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हालांकि आगे स्पष्ट भी किया गया है कि स्वतंत्रता का अभिप्राय यह नहीं है कि हर व्यक्ति को कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया हो। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि अभी युक्त प्रतिबंध उसके ऊपर लगाए जाते हैं। इसके अलावा जो मौलिक अधिकार हैं उनकी भी बात की जाए तो वो भी शर्त रहित नहीं है, उनमें भी शर्तें होती हैं। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के जो आदर्श हैं वो फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। समता शब्द भी आया है। समता का अर्थ क्या है? समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करना, यह है समता। इसके अलावा इस समता में 3 आयाम भी शामिल है समता के, एक नागरिक, दूसरा राजनीतिक और तीसरा आर्थिक। नागरिक समता की बात करें तो जो हमारा आर्टिकल 14 है जिसमें विधि के समक्ष समता की बात की गई है,
धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 15। इसके अलावा लोक नियोजन में अवसर की समता की बात की गई, आर्टिकल 16, और अस्पृश्यता के बारे में 17 में, और 18 में उपाधियों के अंत के बारे में। तो इस तरीके से मौलिक अधिकारों पर नागरिक समता को सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा संविधान में 2 ऐसे उपबंध हैं जो राजनीतिक समता को भी सुनिश्चित करते हैं, और वो कौन से हैं? पहला है धर्म, जाति, लिंग अथवा वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने के अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा, आर्टिकल 325। दूसरा है आर्टिकल 326, जिसमें वयस्क मतदान का प्रावधान है लोकसभा और विधानसभा के लिए। तो इस तरीके से राजनीतिक समता को भी सुनिश्चित किया गया है। वहीं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, आर्टिकल 39 में महिला तथा पुरुष को जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन और समान काम के लिए समान वेतन के अधिकार को भी सुरक्षित किया गया है। तो इस तरीके से समता के प्रयास हमारे संविधान में किए गए हैं। इसके अलावा बंधुत्व बढ़ाने की बात इसमें कही, अर्थात भाईचारे की भावना को बढ़ाना। तो जो संविधान है वो एकल नागरिकता के तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि हमारे यहाँ एकल नागरिकता होती है, राज्य की नागरिकता अलग से नहीं होती है। वहीं जो मौलिक कर्तव्य हैं, आर्टिकल 51A, वो भी हर भारतीय नागरिक के कर्तव्य की बात करता है कि धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय या वर्ग विविधताओं से ऊपर उठकर आपसी भाईचारे को बढ़ावा दें। ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी कहा गया है। इसके अलावा प्रस्तावना कहती है कि बंधुत्व में 2 बातों को सुनिश्चित करना होगा। पहला, व्यक्ति का सम्मान, और दूसरा, देश की एकता और अखंडता। हालांकि अखंडता शब्द को मैं पहले बता चुका हूँ, 42वें अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में प्रस्तावना में जोड़ा गया था। अब हम प्रस्तावना के महत्व की बात करते हैं कि प्रस्तावना का महत्व क्या है। इसमें जो हमारे आधारभूत दर्शन हैं और सामाजिक, धार्मिक और नैतिक मूल्यों का उल्लेख है, और ये हमारे संविधान के क्या हैं? आधार हैं। इससे हमें पता चलता है कि जो हमारे संविधान सभा थी उसकी सोच क्या थी, तो उसकी आदर्श सोच के बारे में ये बताते हैं। इसके अलावा संविधान की नींव रखने वालों के सपने, उनकी अभिलाषाएं क्या थीं, उसको परिलक्षित करती है हमारी संविधान सभा। संविधान सभा का जो निर्माण था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सर ये अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर थे। उन्होंने संविधान की प्रस्तावना के बारे में कहा कि यह हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। इसके अलावा KM मुंशी, इनके अनुसार प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। ये KM मुंशी जी ने कहा था। वहीं पंडित ठाकुर दास भार्गव, इन्होंने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। तो ये याद रखना है, पूछा जा चुका है संविधान की आत्मा के बारे में किसने कहा है, तो पंडित ठाकुर भार्गव दास का नाम आएगा इसमें। अब हम संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना को देखते हैं, क्योंकि इसके बारे में भी विवाद रहा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। तो बेरुबाडी संघ मामला 1960 में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना के बारे में कहा कि ये संविधान का भाग नहीं है। इसके बाद केशवानंद भारती मामला 1973, इसमें उच्चतम न्यायालय ने अपनी पहली वाली व्याख्या को अस्वीकार कर दिया और व्यवस्था दी कि इस प्रस्तावना संविधान का भाग है और यह संविधान का अति महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये बात इसमें कही गई, क्योंकि जो संविधान है उसमें प्रस्तावना में जो उल्लिखित महान विचार हैं उनको ध्यान में रखकर अध्ययन किया जाना चाहिए। इसके अलावा LIC ऑफ इंडिया मामला 1995 में भी प्रस्तावना को संविधान का आंतरिक हिस्सा माना गया। तो हमें ये तीनों वाद याद रखने हैं। LIC ऑफ इंडिया मामला 1995, इसके अलावा केशवानंद भारती बनाम केरल राज 1973 और बेरवाडी संघ मामला 1960। तो पहले वाले में
मना कर दिया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं, लेकिन बात की ये दोनों मामलों में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया है। इसके अलावा प्रस्तावना के बारे में और भी 2 तथ्य उल्लेखनीय हैं। कौन से? कि प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है, ना ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है। इसके अलावा यह गैर न्यायिक है, अर्थात इसमें जो बातें लिखी हैं अगर वो किसी नागरिक को, किसी को प्राप्त नहीं होती हैं तो इसके खिलाफ वो न्यायालय नहीं जा सकता है, तो ये गैर न्यायिक है। इसके अलावा प्रस्तावना में संशोधन की संभावना की बात की जाए तो उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसको संशोधित किया जा सकता है, लेकिन जो आर्टिकल 368 है इसके तहत संशोधित नहीं किया जा सकता है। प्रस्तावना को केवल एक बार अब तक संशोधित किया गया है। कब? 42वें अमेंडमेंट के द्वारा, जो 1976 में हुआ था, और 3 शब्द इसमें जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। तो इस तरीके से ये हमारी प्रस्तावना के जो शब्द थे वो सारे कंप्लीट हो गए। अब हम संविधान के स्रोत एक नज़र में देख लेते हैं कि कहाँ से हमारा संविधान में क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1935, इससे क्या क्या लिया गया है? संघीय तंत्र लिया गया है, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग और आपातकालीन उपबंध हमारे भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। इसके अलावा ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है? संसदीय शासन, विधि का शासन, इसके अलावा विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल, जो मंत्रिमंडलीय प्रणाली है, परमाधिकार लेख है, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद, जो हमारे यहाँ 2 सदन हैं। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? मूल अधिकार हो गए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो गई, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत हो गया, जुडिशियल रिव्यू, और उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना, और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। कनाडा के सिद्धांत से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशेष शक्तियाँ, राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, ये कनाडा से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान की बात करें तो समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये ऑस्ट्रेलिया के सिद्धांत से ली गई है। इसके बाद जर्मनी का वाइमर सिद्धांत संविधान आता है, इससे आपातकाल के समय जो मूल अधिकारों का स्थगन है ये लिया गया है। सोवियत संघ के संविधान की बात करें तो इससे मूल कर्तव्य प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श, ये सोवियत संघ से लिया गया है। वहीं फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श, ये शब्द लिए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका का संविधान, इससे क्या लिया गया है? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, और जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। तो आज का ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ, और अगर किसी को कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में वो पूछ सकते हैं। थैंक यू।